पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रोड शो में बिहार दिल्ली के लोगों पर लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद अब तक जारी है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस खासतौर से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चौतरफा घिर गए हैं। बाहरी बनाम स्थानीय पर चुनावी घमासान मचा हुआ है। बिहार यूपी के नेता लगातार बयानों से सीएम चन्नी को घेर रहे हैं और साथ ही प्रियंका गांधी और कांग्रेस से माफी मांगने को कह रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चन्नी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है, बिहार के लोगों ने कितनी सेवा की है। हमें तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी बात लोग आखिर कैसे बोल सकते हैं। अब बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में बिहारियों के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने न्यूज 18 से बातचीत में सीएम चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद ना तो कोई चन्नी जी को पूछेगा और ना कांग्रेस को पूछेगा। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार आएगी आपकी तो नशा का कारोबार बंद होगा, लेकिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी तो कह रहे हैं यूपी बिहार दिल्ली के भैया आ रहे हैं, सिर्फ पंजाबियों के लिए पंजाब। अब जब उनके दिल में देश के लिए कोई भावना ही नहीं है, देश के लोगों के प्रति इतनी नफरत है उनके मन में, चन्नी जी के मन में, चन्नी जी के दिल में देश के लोगों के लिए इतनी नफरत देख के मुझे लगता है ऐसा आदमी सीएम की कुर्सी पर तो एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। गलती है कि वो बैठा है, देश का दुर्भाग्य कि ऐसा आदमी जो देश के लोगों के प्रति इतनी नफरत रखता है। जब उनके इस बयान पे उनसे सफाई पूछा गया तो उनका ये कहना था कि वो बाकी यूपी बिहार के लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, उनका कहना केवल अरविंद केजरीवाल के लिए था कि अरविंद केजरीवाल बाहरी है, वो यहाँ पर आ रहा है। चन्नी जी अब पंजाब का बीता हुआ कल है, थोड़े दिन की बात है, 2 दिन की बात और है। इसके बाद ना कोई चन्नी जी को पूछने वाला है, ना चन्नी जी की कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल अस्पताल बनेंगे, रोजगार का काम होगा, नशे का काम धंधा बंद होगा इनका, तो उसके बाद में अपने आप लोग हमेशा आम आदमी पार्टी को। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और चन्नी के बयान को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व पर ही सवाल दाग दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी प्रियंका गांधी के सामने उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश के भैया को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। देखिए, उनका बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को भी उजागर करता है। श्रीमान चन्नी तो आज प्रातःकाल वाराणसी में ही थे और सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की शिक्षाओं से तनिक भी उन्होंने प्रेरणा ली होती तो संभवतः इस प्रकार के नकारात्मक बयान नहीं देते। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कांग्रेस ने देश को सदैव जख्म दिए हैं, जातिवाद का हो, क्षेत्रवाद का हो, भाषावाद का हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, ये सब कांग्रेस की देन है और इसलिए जनता जनार्दन कांग्रेस को बार बार सबक सिखा रही है। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने भी अपने ट्वीट के जरिए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार के लोगों को बाहर निकाल कर लाहौर कराची के लोगों को बसाना चाहते हैं क्या? इस ट्वीट के जरिए ये सवाल किया और साथ ही आगे लिखा, उसके बाद भी दोनों भाई बहन ताली बजाते हुए नजर आएंगे। तो स्वतंत्र देव सिंह का ये ट्वीट यहां पर सामने आया है और इसी ट्वीट के अलावा भी कई ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने नजर आ चुकी हैं जो कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यहां पर विवादित तौर पर दी। और क्या कांग्रेस नेता मनीष बगावत की राह पर निकल गए हैं? उनके ट्वीट से दरअसल कुछ ऐसा ही लग रहा है। मनीष तिवारी के ट्वीट को हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं बोलता हूं तो इल्म है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बेबसी सी होती है। मनीष तिवारी के इस ट्वीट ने कांग्रेस में अब सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। कई मौकों पर
मनीष तिवारी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठा चुके हैं। एक दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मनीष तिवारी की बारी है, क्या मनीष तिवारी भी अब बगावत यहां पर करने वाले हैं कांग्रेस से, क्योंकि जिस तरह से ये ट्वीट सामने आया है उसके बाद कुछ इसी तरफ से सियासी इशारा जाते हुए नजर आता है। हम कोई कांग्रेस पार्टी में किराएदार थोड़ी हैं, हम हिस्सेदार हैं। अगर कोई धक्का मतलब दे के निकालेगा वो दूसरी बात है, पर जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने 40 साल अपनी ज़िंदगी की इस पार्टी को दिए हैं। हमारे परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए खून बहाया है। हम एक विचारात्मक सियासत में विश्वास रखते हैं, पर अगर कोई धक्के दे के निकालना चाहे वो दूसरी बात है। तो मनीष तिवारी के इस ट्वीट के बाद सियासी हलचल यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस के खेमे से नजर आ रही है। नाखुशी इस ट्वीट के जरिए जाहिर सी बात है मनीष तिवारी के सामने आई। और पंजाब में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद करोड़ों की जब्ती हुई है। अब तक करीब 449 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा करीब 325 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ की जब्ती शामिल है। करीब 30 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी मिली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1540 संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। राज्य भर में 28,375 नाके लगाए गए हैं। और यूपी के कन्नौज में एक चुनावी रैली के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस पर भड़क गए और वो पुलिस वालों को ए पुलिस ओ पुलिस कहकर बुलाने लगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पुलिस वालों को बदतमीज तक कहते नजर आए। दरअसल अखिलेश यादव की रैली के दौरान ज्यादा भीड़ जमा हो गई, भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वाले मंच के पास जमा भीड़ को हटाने की कोशिश करने लगे, जिसे देखकर अखिलेश यादव गुस्सा हो गए और ताव में आ गए और वो अपने भाषण को छोड़कर पुलिस वालों पर ही बरस उठे। ए पुलिस वालों, ए पुलिस पुलिस ए पुलिस ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? तो देखिए, अखिलेश यादव ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वर्दीधारियों के लिए किया, खासतौर से उन वर्दीधारियों के लिए जो कि उस वक्त वहां मौजूद भारी भीड़ को काबू में करने के लिए मौजूद थे। हालात किसी भी तरह से बिगड़े ना, ऐसे में सुरक्षा में तैनात जो जवान होते हैं उनकी पहली जिम्मेदारी यही होती है कि रैली या फिर रोड शो के दौरान या किसी भी चुनावी सभा के दौरान हालात पर काबू रखें। लेकिन अखिलेश यादव के ये शब्द बता रहे हैं कि किस तरह से वो वर्दीधारियों के साथ यहाँ पर बदसलूकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल देखिए अखिलेश यादव के जरिए किया गया है, बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव में अहंकार भरा हुआ है। अखिलेश यादव का यह बयान पुलिस की नैतिकता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो यूपी में गुंडा राज को बढ़ावा मिलेगा। जिस प्रकार से अखिलेश यादव मंच से पुलिस को धमकाते नजर आए, ए पुलिस पुलिस तुमसे ज्यादा कोई बदतमीज नहीं, इस प्रकार से बोलते नजर आए, जिस प्रकार से उन्होंने जातिगत टिप्पणियां भी की और पुलिस की नैतिकता और निष्पक्षता जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत काम कर रही है उस पर भी सवाल उठाए, ये बताता है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव जी के मन में अहंकार की भावना है। यूपी और पंजाब में तीसरे चरण का चुनाव यहां पर किस तरह से अब नजर आएगा। बीजेपी ने अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक दी है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फाजिलका में रैली करते हुए नजर आएंगे, जबकि पीएम मोदी शाम 4 बजे यूपी के फतेहपुर में भी रैली करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज करहल में रैली करेंगे। करहल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनौती दे रहे हैं। एक अहम तस्वीर आज चुनावी मैदान से नजर आएगी। इसके अलावा अमित शाह शिकोहाबाद और लखीमपुर में भी रैली करते हुए नजर आएंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी, जालौन, कानपुर देहात और लखनऊ में रैली करेंगे। संबोधित यहां पर जनसभा को करते हुए नजर आएंगे।
तो यूपी का आज सियासी अखाड़ा देखिए किस तरह से सजा हुआ है। तीसरे चरण का चुनाव यहां पर यूपी में होना है और पहले चरण में ही सारी सीटों को साधा जाएगा पंजाब में, जिसके लिए लगातार प्रचार प्रसार प्रचंड तौर से सामने नजर आ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में जो चुनाव होना है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 20 तारीख को तीसरे चरण का चुनाव होगा, जिसके लिए दिग्गज देखिए किस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। आज बड़ी तस्वीरें यूपी के सियासी अखाड़े से सामने नजर आएंगी। तो वहीं पर पंजाब की सभी 117 सीटों के लिए जो वोटिंग होनी है 20 तारीख को, उसके लिए भी सभी ने कमर कसी हुई है और प्रचंड प्रचार की तस्वीर आज नजर आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब में रैली है। करहल में अमित शाह हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। वहीं झांसी में सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रचंड प्रचार नजर आएगा। यूक्रेन और रूस के विवाद के बीच विश्व युद्ध का खतरा बरकरार है और कुछ जो खतरा यहां पर दिखाई दे रहा है उसे लेकर तमाम तरह के जो रिएक्शन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना सीमा से पीछे नहीं जा रही है, नहीं हट रही है। रूस ने मंगलवार को ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी कुछ टुकड़ियों को हटा रहा है, लेकिन यूक्रेन के नेताओं ने रूस के दावों को झुठला दिया है और इन दावों को झुठलाते हुए यूक्रेन ने साफ कर दिया कि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि रूस ने अपनी कुछ टुकड़ियों को सीमा से पीछे हटाया है। इस बीच व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 और सेनाओं की तैनाती बढ़ा दी है और तैनाती कर दी है, जिसका मतलब यह है कि रूस यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को हटाने की जगह उनकी तैनाती को और बढ़ाता जा रहा है। यह व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया है, जिससे साफ है कि रूस इस मसले पर फिलहाल पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच खबर यह भी है कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इसी हफ्ते म्यूनिख में यूक्रेन के नेताओं से मुलाकात करेंगी और सुरक्षा पर चर्चा करेगी, क्योंकि यूक्रेन रूस का जो ये पूरा विवाद यहां पर सामने आया है उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगाहें टिकी हुई हैं। विश्व युद्ध का जो काउंटडाउन है इस तरफ होता इशारा देखकर माहौल जो है वो चिंताजनक दिखाई देता है और रूस की जो फौज है यूक्रेन की सीमा से पीछे हटने की खबरों को अमेरिका ने झूठा बताया है, सरासर खारिज कर दिया है। यह दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 सैनिक और बढ़ा दिए हैं। अमेरिका के दावों के मुताबिक यूक्रेन की सीमा पर अब रूस के करीब 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, जिससे यह जाहिर होता है कि व्लादिमीर पुतिन के रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर से जो वापस बुलाने का दावा यहां पर किया गया वो गलत है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस पर तीखा प्रहार भी किया, हमला किया और कहा कि पुतिन की कथनी और करनी में अंतर है। वहीं नेटो महासचिव ने यह भी साफ कर दिया कि रूस ने भले ही डिप्लोमेसी जारी रखने की बात कही हो, लेकिन रूस और यूक्रेन की सीमा पर तनाव कम होने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात बनने के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो वहां पर पढ़ाई के लिए पहुंचे हुए हैं, जो वहां रह रहे हैं, पूरी तरह से सुरक्षित रहें। इंदौर के भी कई बच्चे पढ़ाई के लिए पिछले कुछ सालों से यूक्रेन में ही शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरह से विवाद बढ़ गया है, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई देता है और इसके बाद छात्रों के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बच्चों की सुरक्षा की गुहार भी इन माता पिताओं के जरिए लगाई जा रही है। परसों ये था कि वहाँ की सारी फ्लाइटें रद्द कर दी गई, पर आज मुझे मालूम पड़ा कि फ्लाइटें आ रही हैं और दूतावास ने उनसे संपर्क किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जितनी भी फ्लाइटें और तेज़ी से बढ़ा दी जाएं यदि विषम परिस्थितियाँ बनती हैं तो, जिससे कि बच्चे आसानी से आ सकें। और यूक्रेन संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यूक्रेन के लिए विमानों पर जो सीट पर प्रतिबंध लगा था उसे पूरी तरह से हटा दिया है। सरकार ने भारतीय एयरलाइंस कंपनीज को निर्देश दिया है कि वो यूक्रेन के लिए फ्लाइट प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। सरकार ने यूक्रेन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाजत यहां पर दे दी है, जो कि अपने आप में एक राहत भरी खबर नजर आती है। तो यूक्रेन रूस का जो पूरा विवाद है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई फिक्रमंद है तो उन छात्रों के माता पिता
जो कि अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की या फिर सुरक्षित वहीं पर रखने की गुहार मोदी सरकार से, भारत सरकार से लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से सारे प्रतिबंध जो हैं हवाई तौर पर जो लगे हुए थे, सीट पर लगे हुए थे, उन्हें हटा दिया गया है, जो एक बड़ी राहत की खबर जरूर देती है। तो फिर से ये प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है और सरकार ने यूक्रेन के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की भी इजाजत, अनुमति यहां पर दे दी है। और इस बीच यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्र ओमकार ने हवाई उड़ानों का किराया अचानक काफी बढ़ जाने पर इसे कम करने की मांग की ताकि वो भारत वापसी कर सके, भारत लौट सके। तो भारत यूक्रेन हवाई बैन को हटा दिया गया है। सीट संख्या पर जो पाबंदी लगी थी उसे हटा दिया गया है। भारतीयों को निकालने के लिए यहां पर फैसला लिया गया है। एक राहत भरी खबर इसे जरूर कही जा सकती है। यूक्रेन में कई भारतीय फंसे हुए हैं, कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं जो वहां सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। सभी तरह के जो बैन हवाई यात्राओं को लेकर लगाए गए थे, फिलहाल उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है। सीट संख्या पाबंदी को लेकर काफी फिक्रमंद यहां पर भारतीय नजर आ रहे थे, लेकिन ये राहत यहां पर मिली है, पाबंदी हटा दी गई है। यूक्रेन में जो कई भारतीय फंसे हुए हैं, कई छात्र फंसे हुए हैं, उनके लिए, उनके परिजनों के लिए कही जा सकती है कि उड्डयन मंत्रालय के जरिए लिया गया जो ये बैन हटाया गया है, प्रतिबंध हटाया गया है, बड़ी राहत देती हुई नजर आती है। आने में परेशानी ये हो रही है इस वक्त कि जो फ्लाइट्स के टिकट्स है वो काफी एक्सपेंसिव है और ज्यादा अवेलेबल भी नहीं है फ्लाइट्स। तो अगर आप नंबर ऑफ फ्लाइट्स अगर बढ़ा सकते हो हमारे लिए तो बहुत ही आसानी होगी। हमको टिकट्स भी एक रीजनेबल फेयर पे मिलेगा और हम लोग आ सकते हैं इंडिया जितनी जल्दी हो सके। भारतीय दूतावास से संपर्क हो रही है, जारी है, इस वक्त वो रिस्पॉन्स कर रही है हमको। हमारे जो जनरल क्वेश्चंस है उनके आंसर्स भी आ रहे हैं हमको। तो वो कह रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स है, जो फ्रीक्वेंसी है फ्लाइट्स की, वो बढ़ा दी जाए। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर क्वाड देशों ने एक बैठक भी की जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने पर जोर दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने इस बैठक में कहा कि कूटनीति के जरिए रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव को कम किया जा सकता है। और रूस को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी विवाद के बीच अमेरिका ने यूक्रेन से लगे नेटो देशों में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया है और हाल ही में अमेरिका ने अपने कई सैनिकों को पोलैंड भेजा। वहां पहले से ही अमेरिका के करीब 1,500 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। तो यूक्रेन की सीमा से रूस की फौज के पीछे हटने के दावों पर नेटो और फिर अमेरिका ने सवाल उठाए हैं। कुछ और जानकारियां भी सामने आई तो मालूम चला कि फौज के पीछे हटने के दावों में दम नहीं बल्कि जंग के लिए रूस की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर है और सैनिकों के पीछे हटने की तस्वीरें उसकी एक चाल हो सकती है। पहले अमेरिका और फिर यूक्रेन ने 16 फरवरी को जंग की तारीख बताया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी 16 फरवरी के दिन एकता दिवस मनाने का दावा कर दिया था, लेकिन रूस की फौज ने हमला नहीं किया। इसका मतलब यह कतई नहीं कि जंग टल गई। नेटो और अमेरिका ये मानकर चल रहे हैं कि रूस बाज नहीं आने वाला। अभी भी रूस पर दबाव बनाने की कोशिश जारी है। यूक्रेन की सीमाओं पर जंग का अभ्यास हो रहा है, जबकि सीमाओं से दूर पुतिन पर दबाव बनाने के लिए कूटनीतिक चालें चली जा रही हैं। ना अमेरिका थमता दिख रहा है और ना ही रूस के इरादों में किसी तरह का कोई बदलाव यहां पर नजर आ रहा है। इसलिए जंग अब तय दिखने लगी है। युद्ध की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है। दुनिया की 2 महाशक्तियों में टकराव अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के उस दावे पर असहमति जाहिर की जिसमें कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन की सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। यूक्रेन ने साफ किया कि सीमा पर रूसी सैनिकों के आने और जाने का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है और उसे सैनिकों की वापसी नहीं कहा जा सकता। इससे पहले अमेरिका और नेटो भी रूस के इस दावे को खारिज कर चुका है, लेकिन जिस तरह के हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं उसमें यह विवाद और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। Військ, воно не змінюється за останні вже тижні. Ми бачимо ті чи інші невеличкі ротації. Я б не називав би сьогодні ці ротації відведенням військ. और इससे पहले यूक्रेन पर एक बड़ा हमला भी हुआ
हालांकि यह हमला मिसाइल, बमों या फिर गोलियों से नहीं हुआ, बल्कि ये था एक साइबर अटैक। ना किसी सैनिक को सरहद लांघनी पड़ी, ना किसी मेजर को आक्रमण का आदेश देना पड़ा और यूक्रेन में खलबली मच गई। ऐसी खलबली पूरे यूक्रेन में बैंकों ने काम करना बंद कर दिया। लोगों के फोन में बैंकों के मोबाइल ऐप ने भी चलना बंद कर दिया। ना कोई पैसे का लेन देन हो पा रहा था और ना ही किसी एटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे। ऐसा ही हाल यूक्रेन की कुछ सरकारी वेबसाइट्स पर भी हुआ। जिन विभागों की वेबसाइट साइबर हमले का शिकार हुई उनमें रक्षा मंत्रालय भी है, यानी कि एक बड़ा साइबर अटैक यूक्रेन को यहां पर झेलना पड़ा। एक ऐसा साइबर हमला हुआ जिसमें किसी भी तरह का डेटा चोरी नहीं हुआ, सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं हुआ, बस कामकाज जो था वो पूरी तरह से ठप हो गया। इस तरह के हमले आमतौर पर किसी खास मकसद से किए जाते हैं। यूक्रेन ने तो इस हमले के पीछे रूस का हाथ होने की आशंका जताई है। और यह हमला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है, यह आशंका यहां पर जताई जा रही है। यह आशंका दरअसल जताई जा रही है क्योंकि सेनाओं की वापसी के वीडियो और यूक्रेन पर साइबर अटैक, दोनों घटनाओं में एक कनेक्शन है और यह कनेक्शन रूस की एक बड़ी साजिश का छोटा हिस्सा माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि सेनाओं के पीछे हटने की जानकारी देकर रूस यूक्रेन और नेटो की फौज का जो ध्यान है वो भटकाना चाहता है, ताकि रूस की फौज का हमला ताकतवर के साथ साथ अचानक भी हो सके। किसी भी जंग में चौंकाने की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात यह कि पुतिन के पास उनकी अपनी डिजिटल आर्मी भी है, ऐसी डिजिटल आर्मी जो तकनीक के सहारे सेंधमारी करने के लिए मशहूर है। अगर यूक्रेन पर साइबर अटैक में रूस का हाथ होने की बात सही है तो एक और आशंका यहां पर सटीक हो सकती है। आशंका यह कि यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले रूस एक और साइबर अटैक करे, ऐसा साइबर अटैक जिसके जरिए यूक्रेन की सेना के रडार पर काम करना ये बंद कर दे। टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशंस जो डिवाइस हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाएं। अगर ऐसा हुआ तो रूस के हमले की खबर यूक्रेन के सहयोगियों को तो क्या, राजधानी कीव तक भी कभी नहीं पहुंच पाएगी। और जब तक हमले का जवाब देने के लिए नाटो की फौजें एक्शन मोड में आएंगी तब तक काफी देर हो चुकी होगी। रूस के ऐसे ही हमले की योजना का जिक्र पिछले कुछ महीने से अलग अलग जगहों पर किया जाता रहा है। तो देखिए किस तरह से यूक्रेन पर जो साइबर अटैक हुआ जिसमें कई वेबसाइट्स ने ऐप ने चलना बंद कर दिया, सीधा शक यहां पर रूस की तरफ जताया जा रहा है। और एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल 2014 में यूक्रेन की जीडीपी में बड़ी गिरावट आई। सिर्फ 6 साल में यूक्रेन की जीडीपी घटकर आधी हो गई। अब तक रूस के साथ टकराव की वजह से यूक्रेन को $280 बिलियन, मतलब भारतीय रुपयों में 20 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान यहां पर हो चुका है। दुनिया का भरोसा यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में कम हुआ वो अलग है, जिसकी वजह से यूक्रेन में निवेश $72 बिलियन कम हो गया, मतलब 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यह नुकसान है। इन्हीं कारणों से बाकी दुनिया के साथ होने वाले यूक्रेन के कारोबार पर भी असर हुआ, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो गए। $162 बिलियन का एक्सपोर्ट 6 साल में कम होने की जानकारी सामने आई। रुपयों में यह रकम 12 लाख करोड़ से ज्यादा है, जबकि क्राइमिया समेत जो हिस्से पहले से रूस के कब्जे में जा चुके हैं वहां की संपत्तियों को खोने की वजह से जो नुकसान हुआ वो भी $117 बिलियन है। 8.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां यूक्रेन के हाथ से, सोचिए, इस पूरे विवाद के चलते फिसल गई। तो कुछ इस तरह का बड़ा नुकसान यहां पर यूक्रेन को झेलना पड़ा है। जीडीपी में भारी गिरावट कुछ इस तरह से देखने को मिली। और देखिए बड़ी बात क्या है इसे समझ लीजिए। बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन के विवाद की जड़ में आखिर क्या मौजूद है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बवाल मचा हुआ है। यह सवाल इसलिए क्योंकि जर्मनी की चांसलर ने कहा है कि नेटो की सदस्यता के लिए जंग नहीं की जा सकती है। असल में रूस के साथ अमेरिका भी इस बात पर अड़ा है कि वो रूस की मांगों के सामने नहीं झुकेगा। और रूस की सबसे बड़ी मांग यह है कि अमेरिका यूक्रेन को नेटो का सदस्य ना बनाए। पुतिन तो हमेशा से रूस को महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ऐसी महाशक्ति जो सोवियत संघ के जमाने में हुआ करती थी। उस वक्त के जो भी देश टूटकर अलग हुए उनमें कुछ देश पहले से अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन अब यूक्रेन से अमेरिका की नजदीकी रूस को खटक रही है। नक्शे पर देखें तो रूस के पूर्व में यूक्रेन की सीमा लगती है। अगर यूक्रेन ने नेटो से हाथ मिला लिया तो रूस के बॉर्डर पर नेटो की फौजें तैनात हो जाएंगी। इसलिए रूस मांग कर रहा है कि अमेरिका ऐसा ना करने का वायदा करे, मतलब ये वादा करे कि यूक्रेन के नेटो की सदस्यता यहां पर उसे नहीं मिलेगी। लेकिन अमेरिका इस मांग पर बात नहीं कर रहा है और इस मांग को सिरे से खारिज कर रहा है।
मतलब अमेरिका यह भी संदेश दे रहा है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया ही जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि रूस के सिर पर हमेशा नेटो की फौज तैनात रहेंगी, खड़ी होंगी, जो कि रूस को गवारा नहीं है। और रूस का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यह शांति बनाए रखने की दिशा में कोई कदम नहीं होगा। और यही वजह है कि यूक्रेन में युद्ध का खतरा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका तैयार है। यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा के सुधार के लिए, कूटनीति के लिए अमेरिका हर पल हर वक्त तैयार है। अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो जवाब के लिए अमेरिका भी तैयार है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दूसरी तरफ जर्मनी लगातार रूस से शांति की अपील कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से तनाव कम करने को लेकर मुलाकात भी की। शांति की अपील जरूर की जा रही है, लेकिन जिस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, फिलहाल उस तरफ कदम बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। तकरार लगातार बढ़ती जा रही है यूक्रेन और रूस के बीच में। और रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज मॉस्को पहुंचे, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 3 घंटे तक ये बैठक हुई। लंबी बैठक देखिए किस तरह से व्लादिमीर पुतिन के जरिए यहां पर की गई है। दोनों ही दिग्गजों के बीच में हुई। माना जा रहा है कि उन्होंने पुतिन को पीछे हटने के लिए समझाने की यहां पर कोशिश की है, ताकि युद्ध जैसे जो हालात बने हुए हैं, जो कि वैश्विक तौर पर एक बड़ा खतरा बता रहे हैं, वो टला जा सके। जिसके बाद पुतिन ने समझौतों की तरफ जाने का इशारा जरूर किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि वो वॉशिंगटन और नाटो की तरफ आंख मूंद कर बैठे नहीं रह सकते हैं। जर्मन चांसलर और पुतिन के बीच ये बैठक ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर यूक्रेन भी गए थे। वहीं अभी तक रूस की तरफ से ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो यूक्रेन की सीमा से पीछे हटने को तैयार नहीं। दावा जरूर किया जा रहा है कि कुछ टुकड़ियां पीछे वापस ली गई हैं, लेकिन इस दावों की पोल यहां पर खुलती नजर आ रही है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह आज बीजेपी राज्य मुख्यालय में अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक पर नजर हमारी बनी हुई है। यूपी में तीसरे और चौथे चरण के चुनावी की जो समीक्षा है यहां पर करते हुए नजर आएंगे। शाम 7 बजे अमित शाह की ये बैठक शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो शाम 7 बजे ये अमित शाह की बैठक शुरू हो जाएगी। बेहद अहम ये बैठक चुनावी माहौल और समीक्षा के चलते अहम मानी जा रही है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। तो तीसरे चरण का चुनाव है यूपी में। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 7 चरणों में चुनाव संपन्न होने हैं। 20 तारीख को तीसरे चरण का जो चुनाव होगा उसकी तस्वीर किस तरह से साफ होनी चाहिए, चुनावी तौर पर कितनी तैयारियां यहां पर और मजबूत कर ली गई हैं। तीसरे और चौथे चरण को लेकर यहां पर अमित शाह की ये बैठक बेहद खास बताई जा रही है। अमित सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या कोई जानकारी इस बैठक के बारे में, क्या रूपरेखा यहां पर तैयार की जा रही है? देखिए, अमित शाह आज बैठक करेंगे। लखनऊ बीजेपी कार्यालय में यह बैठक होगी और वो भी बताया जा रहा है कि शाम को 7 बजे बैठक होगी। जो चौथे चरण की जो तीसरे और चौथे चरण की जो वोटिंग है उसको लेकर यह बैठक होने वाली है। अवध, बुंदेलखंड, कानपुर क्षेत्र में के इलाकों में वो समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ साथ प्रवासी प्रभारी जो बीजेपी की तरफ से हर जिले में बनाए गए हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जी शुक्रिया अमित, नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो यूपी बीजेपी के मुख्यालय में तीसरे और चौथे चरण की जो वोटिंग होनी है उसकी समीक्षा के लिए को बनने दीजिए, सिंचाई के सभी परियोजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का हमारा युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं, पूरा देश रोजगार पाने के लिए बुंदेलखंड में आएगा। देने वाला बुंदेलखंड का हमारा नौजवान होगा। हमारा बुंदेलखंड अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि एक बार फिर से हर बुंदेलखंड वासी कह उठेगा कि मेरा बुंदेलखंड तो सबसे प्यारा है, धरती से न्यारा है, स्वर्ग से भी न्यारा है। और भाइयों बहनों, यह कार्य किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने। भाइयों बहनों, दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे बताइए, सच्चा साथी कौन? जो आपकी विपत्ति में रहे, संकट के समय रहे, वही साथी होता है ना।
जो संकट के समय में धोखा दे वह साथी नहीं होता, वह अवसरवादी होता है। मुझे बताइए, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना का। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? दूसरी बात, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मैं भी आया था, मैं दोनों बार आया था। झांसी में आया था, हमीरपुर गया था, चित्रकूट गया था, बांदा भी गया था, ललितपुर भी गया था, सभी जगह हम गए थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। सपा के समय होता क्या हो जाता, ये वैक्सीन के सब पैसा चार्ज करते, देते भी नहीं, वैक्सीन का निर्माण ही नहीं कर पाते। और अगर भारत सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही थी, सपा के लोग इसको भी ब्लैक मार्केटिंग कर देते कि नहीं कर देते? तो इन लोगों से कोई उम्मीद करते हैं क्या? हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं। वैक्सीन ने बचाया है ना जान को। वैक्सीन के ही कारण आज हम हजारों की संख्या में यहां पर खड़े हैं, यहीं पर बैठे हैं, एक साथ बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। अगर वैक्सीन नहीं होता, हम सबके सामने जान के लाले पड़ गए होते। वैक्सीन ने जान बचाया है, लेकिन वैक्सीन के बारे में भ्रमित पैदा करने वाले लोग मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सपा के लोग, कांग्रेस के लोग क्या नारा लगाते थे? कहते थे मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि अगर ये मोदी वैक्सीन और बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाया है, तो वोट भी मोदी को ही मिलेगा, बीजेपी को ही मिलेगा। बोलेंगे सभी लोग, जवाब देने को तैयार हैं। हमने वैक्सीन चेहरा देख करके तो नहीं दिया ना, हमने तो सबको दिया ना, क्योंकि हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास। और 24 घंटे में जवाब मांगा। जयपुर में राज्य किसान आयोग के चेयरमैन और निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला एक लिफ्ट में फंस गए। वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए ही कृषि भवन पहुंचे थे, मगर पद संभालने के बाद लौटते समय वो लिफ्ट में फंस गए। वहां मौजूद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। आखिरकार 5 मिनट बाद उन्हें लिफ्ट से निकाला जा सका। यस बैंक के संस्थापक रहे राणा कपूर को मुंबई की PMLA कोर्ट से जमानत मिल गयी। उन्हें 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देश भर की कई गोल्ड लोन कंपनियों ने अपने कर्जदारों के सोने की नीलामी शुरू कर दी, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कुछ सामाजिक संगठनों ने इस नीलामी का विरोध किया। उनकी दलील है कि अभी भी कई कर्जदार कोरोना संकट की वजह से इस हाल में नहीं है कि वो लोन चुका पाए। ऐसे में इन सामाजिक संगठनों ने लोगों के गिरवी रखे सोने की नीलामी रोकने की मांग उठाई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो इलाके में भारी बारिश से जमीन खिसक गई। इससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने वहां महिला शक्ति गर्जना रैली भी की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा में वाइल्ड लाइफ जू सफारी का उद्घाटन किया। मेरा मकसद यही है कि नई पीढ़ी को एक चीज का एहसास हो। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 और उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और झटका। अमृतसर के मेयर कमलजीत सिंह रिंटू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में एक जनसभा की। इस दौरान उन्होंने फिर कोरोना के बहाने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला किया।
साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें गरीबों की नहीं दबंगों की सुनती थी। आज कह रहे हो कि घी देंगे, अरे जब मौका मिला था तब तो सब गरीबों का हजम कर गए थे। अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए एक हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हो गए। असम सरकार कई गांवों और कस्बों के नाम बदलने की तैयारी में है। सीएम ने ये नाम राज्य की संस्कृति के हिसाब से रखने की बात कही। इतना ही नहीं, इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जहां राज्य के लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक रैली की। इस दौरान उन्होंने वहां लोगों को बीजेपी को हराने का संकल्प दिलवाया। हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने वाली है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक महिला की घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र सरकार में फेरबदल का दावा कर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सियासत को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनकी सोनिया और राहुल गांधी से बात हो चुकी है, जिसके बाद सरकार में उनकी सहयोगी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना ने उन पर पलटवार किया। ये तीनों पार्टी के नेता बैठ के तय करेंगे, कोई एक पार्टी ये तय नहीं कर सकती है। कांग्रेस को घेरने में सरकार की तीसरी सहयोगी पार्टी एनसीपी भी पीछे नहीं रही। नवाब मलिक ने तो नाना पटोले को ही आड़े हाथों ले लिया। हमें लगता है कि वे मंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को मुंबई में 2 नई रेल लाइनों का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे। इन लाइनों के बनने से मुंबई से दूसरे राज्यों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों को पासिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच पर एक शार्क के हमले में एक तैराक की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानपुर में एक रैली की। इस दौरान उन्होंने फिर आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी और कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने ही देश को बदनाम करने पर आमादा है। मुंबई के पास बदलापुर में एक तेंदुए का सिर प्लास्टिक के डिब्बे में फंस गया। बाद में वन विभाग और कुछ लोगों की मदद से डिब्बे को हटाया गया। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पर यूपी के मतदाताओं को धमकी देने का आरोप लगा। आरोप है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें एक नोटिस भेजा और 24 घंटे में जवाब मांगा। जयपुर में राज्य किसान आयोग के चेयरमैन और निर्दलीय विधायक महादेव सिंह खंडेला एक लिफ्ट में फंस गए। वो अपनी इस नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए ही कृषि भवन पहुंचे थे, मगर पद संभालने के बाद लौटते समय वो लिफ्ट में फंस गए। वहां मौजूद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने भी उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। आखिरकार 5 मिनट बाद उन्हें लिफ्ट से निकाला जा सका। यस बैंक के संस्थापक रहे राणा कपूर को मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। देश भर की कई गोल्ड लोन कंपनियों ने अपने कर्जदारों के सोने की नीलामी शुरू कर दी, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कुछ सामाजिक संगठनों ने इस नीलामी का विरोध किया। उनकी दलील है कि अभी भी कई कर्जदार कोरोना संकट की वजह से इस हाल में नहीं है कि वो लोन चुका पाएं। ऐसे में इन सामाजिक संगठनों ने लोगों के गिरवी रखे सोने की नीलामी रोकने की मांग उठाई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो इलाके में भारी बारिश से जमीन खिसक गई। इससे कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कानपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने वहां महिला शक्ति गर्जना रैली भी की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने नालंदा में वाइल्ड लाइफ जू सफारी का उद्घाटन किया। मेरा मकसद यही है कि नई पीढ़ी एक चीज का एहसास हो। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 और उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और झटका। अमृतसर के मेयर कमलजीत सिंह रिंटू आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की 1000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अब तक 550 से अधिक नौजवानों को आपके झांसी में टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया जा चुका है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सीनियर सेकेंडरी के बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बी या फिर आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला या मेडिकल की डिग्री लेने वाला या फिर नर्सिंग का कोई भी पाठ्यक्रम कोई व्यक्ति, कोई बेटी कर रही होगी, इन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का काम राज्य सरकार करने जा रही है।